नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका आदर्श न्यूज़ की इस खास वार्ता किसान आंदोलन या साजिश। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव श्री प्रहलाद बैरागी जी। आज हम इनसे खास वार्ता करेंगे कि किसान आंदोलन एक आंदोलन है या कोई विपक्षी दलों द्वारा एक साजिश है। सर्वप्रथम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आदर्श न्यूज़ के हेड ऑफिस में। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले थोड़ा सा आप किसान आंदोलन पे एक प्रकाश डालिए कि किसान आंदोलन कैसा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है अभी किसान आंदोलन में। जैसे आपने अभी बोला, किसान आंदोलन, किसान अपने हक की लड़ाई के लिए एनएसपी और कर्ज मुक्ति के लिए शासन से मांग कर रहा है, लेकिन सरकार है कि किसानों को दिल्ली आने नहीं दे रही। दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर पर उन्होंने कील, डिवाइडर और रोड को खोद रखा है, दीवारें बना रखी है, कटीले तार रोड पे लगाकर उन पर करंट छोड़ रखा है, रबड़ की गोलियों से किसानों पे हमला कर रहे हैं, ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। किसानों को वो एक आतंकवादी या दूसरे देश के आक्रमणकारी मान रहे हैं, जबकि किसान भारत के निवासी हैं और देश के अन्नदाता हैं। बिल्कुल, आपने बोला जैसे कि आतंकवादी है, ऐसा दुर्व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, तो सरकार ने पिछली बार इस पर कदम क्यों नहीं उठाया? किसानों को क्यों विवश होना पड़ा अब वापस आंदोलन करने के लिए? आप लोगों को मालूम है कि 2020 में जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ था, वो दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, जो 380 दिन दिल्ली की बॉर्डरों को घेरा रहा। और केंद्र सरकार कहती थी कि जो 3 काले कानून हम लेके आए, इससे भारतीय किसानों की काया पलट जाएगी, इनकी आर्थिक स्थिति जबरदस्त सुधरेगी। लेकिन किसान समझते थे कि ये पूंजीवादी सोच के साथ सरकार विश्व बैंक और एमआईओ के पक्ष में अमेरिका के इशारे पे ये कानून लेके आई है, तो किसान उन कानूनों को स्वीकार नहीं कर रहा था। सरकार की हठधर्मी से सरकार ने तो काफ़ी कोशिश करी थी उस टाइम भी आंदोलन को ख़त्म करने की, और आंदोलन नहीं हो। किसानों का सिर्फ उन कानूनों के खिलाफ 26 और 27 नवंबर 20 को दिल्ली में 2 दिवसीय घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन का आह्वान था। मैं भी उस आंदोलन का हिस्सा था। जब मध्य प्रदेश का जत्था राजस्थान के धौलपुर और आगरा की बॉर्डर पर हम पहुंचे, तो रात के 9:15 बजे पार्वती पुल है सीमा पे, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की हजारों पुलिस खड़ी हुई थी। हमें यूपी में प्रवेश करने से रोक दिया गया। जब हमने काफ़ी कोशिश की कि भाई हमें जाने दो यूपी में, हमें तो आंदोलन करना है, कि साहब किसी भी स्थिति में यूपी में प्रवेश नहीं होने देंगे। मजबूर होकर हमने 72 घंटे का जाम धौलपुर और आगरा बॉर्डर पर पार्वती के पुल पर लगाया। उस टाइम 2 ही जाम थे। एक तो मध्य प्रदेश का जत्था जो धौलपुर और आगरा की बॉर्डर पे था, दूसरा हरियाणा और पंजाब की बॉर्डर पे जो पंजाब के किसान थे, उनको हरियाणा शासन ने रोक रखे थे। आज भी वो स्थिति निर्मित है कि 380 दिन किसान आंदोलन चला और 735 किसान शहीद हुए। उसके बाद सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने टीवी चैनल पे आकर हाथ जोड़ के विनती की थी कि हमसे भूल हुई है, ये 3 काले कानून हम वापस ले रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा में उन कानूनों को निरस्त करा और किसानों से आंदोलन खत्म करने के लिए जो वायदा किया था संयुक्त मोर्चा के लोगों से, उसमें एमएसपी पे कानून खरीदी की कानूनी गारंटी, कर्जा मुक्ति, जो किसानों पर मुकदमे चले हैं उनको वापस,
लेने का वायदा था, और जो मृतक शहीद किसान थे उनके लिए स्मारक बनाने का भी वायदा था, उनके मुआवजे का वायदा था। लेकिन सरकार उन वायदों से मुकरी है, तो मजबूर होके किसानों को फिर आंदोलन की राह पकड़ना पड़ी। तो देख सकते हैं आप, ये मुख्य वजह आंदोलन की पुनः क्या रही। किसानों ने अपने स्तर पर पहले प्रयास किए, लेकिन सरकार अपने वादों से पलटी। पूंजीवादी सोच के साथ सरकार ने कुछ फैसले वापस लिए थे, पर किसानों को उससे संतुष्टि नहीं मिली। हमारी आदर्श न्यूज़ की टीम के एनालिसिस के द्वारा एक रिसर्च में थोड़ा सा सामने आया है कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, कुछ असामाजिक तत्वों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है, कुछ खालिस्तानियों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अखिल भारतीय किसान सभा देश का सबसे पुराना किसान संगठन है, और 1936 में इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। और स्वामी सहजानंद सरस्वती एक डंडा स्वामी थे, तपस्वी थे, चारों वेद 18 पुराण 9 निषाद का उन्होंने कंठस्थ ज्ञान था। जब उन्होंने देखा कि इस जंगल में और इस भगवान में कुछ नहीं है, सही भगवान तो वो किसान है कि जो जमींदार की जमीन को जोतते हैं, 2 हिस्से जमींदार का और 1 हिस्सा किसान का, अगर प्राकृतिक ओला पाला तुषार की मार पड़ी, अल्पवृष्टि हुई, तो किसान का परिवार तो भुखमरी के कगार पे रह गई, साथ में उस जमींदार का पीढ़ियों तक गुलाम बन जाता था। जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की, तो वो जमींदारों के लिए ही नहीं लड़े, जमींदारों के खिलाफ ही नहीं लड़े, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता संग्राम में। कई बार वो जेल गए, और उनकी बदौलत है कि देश के किसानों को भूस्वामी अधिकार प्राप्त हुआ। और आज जो लोग कह रहे हैं कि ये आतंकवादियों के इशारे पे या कुछ सामाजिक तत्वों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया, तो मैं आप लोगों से और जो वर्तमान सरकार है उससे पूछना चाहता हूँ कि जब देश में खाद्यान्न संकट था और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की हरित क्रांति आई और उन्होंने इस देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर करा उनके रिसर्च ने, उसके बाद एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पर एक स्वामीनाथन आयोग बना, और स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट में ये सिफारिश है कि एनएसपी C2 प्लस 50% से किसान को दी जाए, उससे किसानों को थोड़ा मुनाफा मिलेगा और किसानों के संपूर्ण कर्ज माफ किए जाएं। फसल खरीदी की कानूनी गारंटी के लिए कानून बनाया जाए। एक तरफ तो अभी हमने देखा कि हमारी केंद्र सरकार और माननीय मोदी जी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित कर रहे हैं। वही एक तरफ आप किसानों के नेताओं को भारत रत्न दे रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों के नेताओं के लिए ये दुर्व्यवहार, ये दोगला व्यवहार। तो इस पे आप क्या सोच रखते हैं आपकी, थोड़ा सा वो भी बताएं। जब ये स्वामीनाथन जी के सिफारिशों को, उनके बनाई हुई आयोग की सिफारिशों को किसान के लिए लागू नहीं कर सकते, तो ये स्वामीनाथन जी के लिए एक बड़ी अपमान और हास्यप्रद स्थिति ये सरकार पैदा कर रही है। जब उनके बताए रास्ते पर सरकार अमल नहीं कर रही और उन्हें भारत रत्न के लिए सम्मानित करने का ढोंग रच रही, तो ये न्याय नहीं है स्वामीनाथन जी के लिए। तो देख सकते हैं आप किसानों के नेता किस प्रकार बोल रहे हैं कि एक तरफ किसानों के नेताओं को भारत रत्न, दूसरी तरफ किसानों को आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है सरकार। तो ये कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा हो सकता है, चुनावी चाल हो सकती है, एक पॉलिटिकल कार्ड हो सकता है। अगला सवाल हमारा यह है कि सरकार मान क्यों नहीं रही है। एक हमारा आदर्श न्यूज़ की जो रिसर्च है उसमें सामने आया है कि सरकार का जो पूरे देश का जो बजट वो 45,000 करोड़, सरकार की जितनी मांगे हैं
दूसरे आंदोलन की, आंदोलन 2 फेज की जो मांगे हैं वो करीबन जाती हैं 35,000 करोड़। तो सरकारों की मांगे क्या पूरी होगी या सरकार किसानों को मना लेगी? क्योंकि 35,000 करोड़ सिर्फ किसानों की मांग है और देश में जितनी जनता जीवन यापन कर रही है उसको चलाने के लिए, सबको करने के लिए 45,000 करोड़ रुपए का बजट। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार कोई भी आंकड़े भिजाए, मैं सीधी सीधी बात आपको बतला देना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल था, पूरे देश के औद्योगिक सेक्टर बंद थे। उस टाइम में खेती ऐसा सेक्टर था कि देश के किसानों ने महाबीमारी कोरोना की चिंता करी न कुछ, और वो सर्दी में गर्मी में अपने खेतों में रात दिन लगा रहा। और जब उसकी फसल बाजार में आई तो जहां देश की जीडीपी -% थी, -0.5, उसको वो 3.5% पे किसान ले आया था। तो ये सरकार जब कोरोना काल में 68,000 करोड़ रुपए बड़े पूंजीपतियों को माफ कर सकती है, तो किसानों के जो कर्जे हैं वो तो इससे बहुत कम है पूरे देश के। तो किसान जब बड़े पूंजीपतियों के बार बार कर्जे माफ करते तो किसान के कर्जे माफ करने में इनको क्या दिक्कत है? लेकिन सरकार, क्योंकि किसान इनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं देता है, बड़े पूंजीपति इनको डोनेशन देते हैं, इसलिए बड़े पूंजीपतियों को कर्जा माफ करते हैं, किसानों का शोषण कर रहा है। बिल्कुल, किसानों का यहाँ पे शोषण हो रहा है। एक नज़र और कि किसानों की अगर मांगे पूरी कर ली गई तो वो पैसा जाएगा किसकी जेब से? क्योंकि एक रिसर्च में ये भी पता चल रहा है हम लोगों को कि अगर सरकार मान लेती है तो अगर गेहूं आप उगाएंगे तो आटा तो मिडिल क्लास जनता खाएगी। अगर गेहूं 100 रुपए किलो हो गए तो आटे का भी दाम बढ़ेगा, तो मिडिल क्लास उससे फिर कैसे जीवन यापन करेगा? उस पर आपकी क्या नज़र है? देखिए, बड़ी विचित्र स्थिति ये सरकार ने पैदा कर दी है। आज एक छोटा सा उदाहरण अपन ले, गांव-गांव में कॉपरेटिव दूध डेयरी हैं, उनसे 7 रुपए लीटर दूध खरीदा जाता है और औसत जो दूध की कीमत किसान को मिलती है वो 30, 35, 40 रुपए लीटर मिलती है औसत। उसके बाद जब यही दूध भोपाल दुग्ध संघ सांची ब्रांड के नाम से पैक करता है तो 60-65 रुपए लीटर उपभोक्ताओं को देता है। तो शासन की खुद नीति ऐसी है कि ये खुद उपभोक्ता को का भी शोषण करती है और उत्पादक का भी शोषण करती है। जहाँ किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल के टाइम अनाज का नहीं मिलेगा और वो ही अनाज जब बड़ा पूंजीपति पैकिंग करेगा और सरकार की जीएसटी लगेगी तो वो ही गेहूँ 50-60 रुपए किलो आटा उपभोक्ता से को खरीद के खाना पड़ेगा। तो सरकार ये बिचौलियों के माध्यम से लोगों का शोषण कर रही है। अच्छा, बिल्कुल। एक सवाल और ये भी था, हमारे कुछ दर्शक हमसे लगातार पूछते हैं कि ये जो आंदोलन में जनता है, जो किसान है, गौरतलब है जो किसान है, क्या ये कांग्रेसी किसान हो सकते हैं? इस पे थोड़ी सी अपनी राय बताएं। ये एकदम, इस आरोप को मैं सिरे से नकारता हूँ। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी वो 2006 में भारत सरकार को सौंप दी गई थी और 14 तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। अगर किसानों के प्रति कांग्रेस की इच्छा सही होती तो कांग्रेस उसे लागू करती। 14 के चुनाव में हमने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 300-350 सभाओं में घोषणा की थी कि अगर हम सत्ता में आए तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश अनुसार कृषि उत्पादन का भाव निर्धारण करेंगे और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 पूर्ण रूप से लागू करेंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा ने भी वही करा कि सुप्रीम कोर्ट में एक गलत हल्फनामा पेश करा कि अगर हम स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से C2 प्लस 50% जोड़कर भाव निर्धारण करेंगे तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी। ऐसा ही इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल को
चोरी छुपे लोकसभा और राज्यसभा से पास कराकर राष्ट्रपति के पास साइन के लिए भिजाया। जब किसान संगठनों को मालूम पड़ी, किसान संगठनों ने इसका विरोध करने के लिए दिल्ली जाने का आह्वान करा, तो पूरी दिल्ली को छावनी बना दी थी। जब 2017 में लाखों की तादाद में मिलिट्री और पुलिस लगने के बाद 7 लाख किसान दिल्ली में प्रवेश कर गए, तो इन्होंने मजबूरी होकर राष्ट्रपति के यहाँ से भूमि अधिग्रहण की फाइल बुलवाई और उसे रोका। ये सरकार तो हर धर्मी से हर बिल पास करती है। आज आम लोगों को अंदाज नहीं लगता कि सरकार के खजाने में कहाँ से जाता। अगर हम कपड़े पहन रहे हैं या एक माचिस की डिब्बिया खरीद रहे हैं तो टैक्स तो आम जनता से वसूला जाता है, वही टैक्स शासन के खजाने में होता है। तो सरकार के पास पैसा तो आम जनता का है, लेकिन बाकी जो बड़ा हिस्सा हम बजट में देखते हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऊपर खर्चा होता। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के नाम पर ये ना के बराबर खर्चा कर रहे हैं, ये सब लोग जान रहे हैं। सवाल और भी था प्रहलाद जी हमारा कि आज भारत बंद का आह्वान किया गया था और कांग्रेस ने भी अपना पूर्ण समर्थन इसको दिया था, और आज एक पहली मौत भी हो चुकी है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये काल तो संयुक्त किसान मोर्चे का था। इसके बाद अगर कोई राजनीतिक दल या दूसरा संगठन समर्थन देता है तो हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन ये नहीं कि समर्थन देने से उस आंदोलन का वो हिस्सा बन जाए। अगर मैदान में वो उनके समर्थक आए तो हम समझें कि ये हमारा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन समर्थन देने से आंदोलन की कोई धार नहीं बनती इनकी। और संयुक्त मोर्चा दिल्ली आंदोलन में भी जो राजनीतिक दल समर्थन करते थे उन्हें हम मंच पे नहीं जाने देते थे। आम किसानों के साथ बैठो, मंच पे किसी भी राजनीतिक दल को पूरे आंदोलन के टाइम जाने दिया ना कुछ। और जो भी निर्णय होता था, जो कोऑर्डिनेट कमेटी संयुक्त मोर्चे की थी, उसके निर्णय अनुसार संयुक्त मोर्चा चलता था। किसी राजनीतिक दल के इशारे पे संयुक्त मोर्चा नहीं चलता था। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रांतीय महासचिव श्री प्रहलाद बैरागी जी। तो किस प्रकार सभी अटकलें जो थीं किसान आंदोलन को लेकर, जो भी सवालें थे, उन पर इन्होंने पर्दा हटाया। ऐसे ही रोचक खबरों के लिए देखते रहें आदर्श न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।